नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा था, लेकिन ठाकरे वर्सेस ठाकरे के बीच में अब नजर आ रहा है कि कैसे यहां पर कई पॉलिटिशियंस मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान में उतर आए जहां एक तरफ राणा दंपति लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो बहस छिड़ी हुई थी, अब ये बहस कई हद तक आगे बढ़ चुकी है और बात पहुंच चुकी है शिवसेना प्रमुख और राज्य सरकार की तरफ। जी हां, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे तक। अब बात करेंगे यहां पर आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है और अब समाज सेवी मैदान में उतर आए हैं जो हैं अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने जबरदस्त हुंकार भरी उद्धव ठाकरे के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आसिफ। जी हां, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आसिफ सर। और आसिफ सर से हम जानना चाहेंगे कि अन्ना हजारे ने जो हुंकार भरी है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उन्होंने यहां पर इस्तीफे की मांग कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि अन्ना हजारे जिस तरीके से जब जब अनशन पर बैठे हुए नजर आए हैं, उस दौरान देखने को मिला है कि उनका अनशन काफी ज्यादा सफल होता हुआ भी नजर आया है और अब 9 अगस्त के दिन वह अनशन पर बैठने वाले हैं, तो आप इस अनशन को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जी प्रांशी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। अन्ना हज़ारे का जिक्र करें तो देखिए आंदोलन के मसीहा कहे जाते हैं। लगातार अनशन पे बैठने का उनके पास रिकॉर्ड भी रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनसे बेहतर नेता मुझे नहीं लगता कि आज देश में है भी। लेकिन जहाँ तक उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने हमला बोला, तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हो जाती है। पॉलिटिक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया था वो क्या जताते हैं, वो यही बताते हैं कि राज ठाकरे खुले तौर पर जो है वो उद्धव ठाकरे को हमला कर रहे थे हनुमान चालीसा के बहाने। तो यहाँ पे अन्ना हजारे सिर्फ यही जताना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे पे हमला कर कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो खुले तौर से बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो एक खुले जो धमकी दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये महाराष्ट्र में जाके अब कर रहे हैं। फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कोई उतना बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि अगर वाकई में इतना फिक्र था आपको तो ये चीज़ पहले भी कर सकते थे। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि राज ठाकरे का एक सपोर्ट देने के लिए आज उद्धव ठाकरे पे अन्ना हजारे इस तरह का हमला बोल रहे हैं। प्रांशी जी, जैसा कि आपने कहा यहाँ पर राज ठाकरे के सपोर्ट में वह बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से दो गुट देखने को मिल रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, लेकिन दूसरी ही तरफ जैसा कि आपने कहा बीजेपी के बारे में कि बीजेपी को वह सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आसिफ सर देखा जाए तो बीजेपी को वह सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाल ही में देश बचाओ जन आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ काशिद ने अपनी बात रखी है। उन्होंने अब कह दिया है कि अब वह आंदोलन चलाएंगे। 1 जून को वह अब मुहिम छेड़ने वाले हैं एक आंदोलन की। उन्होंने अन्ना हजारे के खिलाफ आंदोलन को लेकर मुहिम छेड़ दी है। वह कहते हैं ढोल बजाओ अन्ना जगाओ, अब अभियान की वह शुरुआत करने वाले हैं। हजारों की तादाद में पुरुष और महिलाएं अन्ना हजारे के गांव पहुंचेंगे, जहां पर वह जमकर हंगामा करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने ये बात भी कही है कि क्या वह बीजेपी के एजेंट हैं। जैसा कि आपने कहा इस मुहिम को वह पहले भी छेड़ सकते थे, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ अन्ना हजारे उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, वह अब आंदोलन को करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ खुद अन्ना हजारे के खिलाफ अब आंदोलन होता हुआ नजर आने वाला है। बिल्कुल प्रांशी जी, कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि एजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल तब से होने लगा जब से देखिए अन्ना हजारे ने, मैं पहले ही कहा आपको कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत शानदार नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन हम सबको देखने को ये मिला कि आज बीजेपी बेहतर जानती है कि किस नेता का कहाँ पर कब कैसे इस्तेमाल करना है, और वो बाखूबी कर भी रहे हैं। और इससे भी आगे अरविंद केजरीवाल निकल गए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जो पूरी ये खेल चल रहा है ना, एक तो बीएमसी चुनाव को लेकर चल रहा है प्रांशी, और दूसरा ये हम सबको देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे का भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, नवनीत राणा का भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पे इसीलिए जो है फिर से एक बार अन्ना हजारे को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इन्हें उठाया गया है ताकि आप इस मुद्दे के बहाने प्रोटेस्ट कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। इसका पूरा फायदा बीजेपी को जाएगा, और यही वजह है कि आज इस पर एजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर प्रांशी जी आप समझ पाएँ, दर्शकों को समझा पाएँ। हम सब जानते हैं राकेश टिकैत जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, 15 महीने लगातार टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगहों पर बैठे हुए थे। मैं खुद उसको कवर कर रहा था।
खेल तब समझ में आता जब 3 नए कृषि कानून वापस हो जाते हैं, तब समझ में आता कि वो भी किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन पे भी आरोप लग रहा है तमाम तरीके। आज देखिए आज किसानों में फूट हो गया। तो यही चीज़ तब पता चलेगा ना जब कहानी शांत हो जाएगी, अन्ना हजारे वाकई में किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए या फिर किसी पार्टी के लिए। प्रांशी, जैसा कि आपने यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाया, दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर आसिफ सर, हमारे आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि उद्धव ठाकरे अब जो हुंकार भरेंगे औरंगाबाद में, वह जनसभा को संबोधित करेंगे, महारैली की जाएगी और ये दिन उनके लिए बेहद खास होने वाला है। 37वीं वर्षगांठ होगी वह शिवसेना के लिए। वहीं इस मौके पर वह शायद ज़रूर वह विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आएंगे, लेकिन बेरोजगारी रोजगार पर भी बात होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है अन्ना हजारे जो मुहिम छेड़ दिए हैं, उस वक्त उन्होंने मुहिम छेड़ी थी जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस ने उनका अनशन तोड़ दिया था। महाराष्ट्र में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है सरकार के बीच, यहाँ पर पॉलिटिशियंस के बीच जो यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिल रही है। इस भिड़ंत के बीच अब अन्ना हजारे भी यहाँ पर ताल ठोककर अपनी बात कहते हुए नजर आए कि लोकायुक्त कानून को या तो बना दें या फिर इस्तीफा दे दे सरकार। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को जब उन्होंने फरवरी के महीने में पत्र लिखा था लिकर पॉलिसी को लेकर, उस समय में उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन्हें मनाया भी था और उस आंदोलन को रोक लिया था। तो क्या आपको लगता है कि अब उद्धव ठाकरे का क्या कदम हो सकता है अन्ना हजारे की इस हुंकार के बाद? देखिए प्रांशी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अन्ना हजारे करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉलिटिकल एंगल है जिसको तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो आपने एक बातें कही तो मुझे इससे बहुत अच्छी बातें याद आई कि देखिए उद्धव ठाकरे का जहाँ तक बात है तो उसके गठबंधन को, उसके सरकार को गिराने और तोड़ने की तमाम पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि कौन मुझे तोड़ सकता है और कौन मुझे हिला सकता है। राज ठाकरे इसकी बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर जो है वो साबित नहीं हुए। तो ये सिर्फ कह रहे हैं, करके तो दिखाए, पहले प्रोटेस्ट तो करें, बैठें, उसके बाद फिर चीज़ें निकल कर आएंगी तो समझ में आएगा कि राज ठाकरे वाकई में उनका जो एग्जैक्ट इंटेंशन है, इरादा है, वो किस चीज़ का है। साक्षी, प्रांशी, बिल्कुल ठीक कहा आसिफ सर ने, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया आसिफ सर उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की सरकार का क्या फैसला होता है। अन्ना हजारे ने जिस तरीके से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, उस मुहिम को लेकर अन्ना हजारे का जो अनशन अब देखने को मिलेगा, उसका नतीजा क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो हमें 9 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ औरंगाबाद में जो 8 जून को रैली होने जा रही है, उस रैली के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ से।